नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट की थी। उसके अंतर्गत क्लास 6 की जो एनसीईआरटी उसको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसका लास्ट चैप्टर करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लास 8 की जो एनसीईआरटी, क्लास कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं कि क्लास 8 में हम लोगों को किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जो 18वीं शताब्दी थी उसमें नए नए राजनीतिक गठन क्या हुए उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन की चीज क्या क्या चीजें दी हुई हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलती रहीं। यदि आप देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता में पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों में सफलतापूर्वक हड़प लिया था। मतलब ब्रिटिश सरकार को बोला है कि 1700 क्या होता है 65 में बड़े बड़े राज्य को अपने हिस्से में हड़प लिया था, उसको अपने अपने साथ मिला लिया था। जैसे कि यहाँ पे मानचित्र दिखाया गया, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न अलग अलग राज्यों को, जैसे यहाँ पे अवध दिखाया गया, बंगाल दिखाया गया, मालवा, गुजरात, सिख और मराठा हर और साम्राज्य भी कुछ दिखाया गया। तो ये मानचित्र फर्स्ट है और जो मानचित्र सेकंड है वो उसको यहाँ पे दिखाया गया। तो चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से चीजें देखते हैं। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलती शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बारे में पढ़ेंगे, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, उसको देखा जाए। क्या है कि मुगल साम्राज्य और परिवर्तित मुगलों के लिए संकट की स्थिति क्या थी। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था। अध्याय 4 में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते, जो मुगल साम्राज्य था वो किस तरह अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के उसके सामने तरह तरह के संकट किस तरह खड़े होने, मतलब जैसे जैसे 17वीं शताब्दी आई तो मुगल साम्राज्य के पास अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ऐसा उनके अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब के दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। मतलब बोला है कि ये कारण थे, जैसे युद्ध वो लोग लड़ते थे तो उसमें क्या हुआ, ज्यादा संपत्ति संसाधन खर्च हो गए, इससे भी उन लोगों के साम्राज्य में प्रभाव पड़ा था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। जो औरंगजेब था उसके शासन की जो कार्यकुशलता थी धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग को वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, तो जैसे जैसे सूबेदार लोग अपने प्रांतों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किए, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आने लगी। जो सूबेदार थे तो जब अपना नियंत्रण करने लगे स्थापित, तो क्या हुआ, जो राजस्व पहुंचता था राजधानियों में अब वो राजस्व कमी होने लगा। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में बहुत जमींदार और किसान के विद्रोहों और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। जो यह कृषकों और जमींदारों का जो आंदोलन था, इससे क्या हुई, ये जो राजस्व की जो समस्या थी और भी गंभीर बनती चली गई। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए, मतलब कुछ ऐसे विद्रोह किए गए उसके विरुद्ध, जो कि कर बढ़ाए जा रहे थे उसके विरुद्ध था। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में थी। और कभी कभी जो सरदार वगैरह थे वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आंदोलन वगैरह किया करते थे। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने राज्य की सत्ता को मजबूत करने के लिए इस तरह की स्थितियों का प्रयोग करते थे।
जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी। मतलब बोला कि जब जो ये राजनीतिक सत्ता थी अब क्या हुई, धीरे धीरे सूबेदार लोगों के हाथ में, वहाँ के स्थानीय सरदारों के हाथ में, और जो समूह बनाए जाते थे उनके हाथ में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके, और जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो इन बदलाव को क्या किए, रोक नहीं पाया। इस वजह से क्या हुआ, उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, इसके बारे में देखा जाए कि जो नादिर शाह था वह दिल्ली पर किस तरीके से आक्रमण किया था और क्या क्या वहां पे लूट मचाई थी। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालिक प्रेक्षकों ने किया है। मतलब जब इसने दिल्ली पे आक्रमण किया था तो वहाँ पे बहुत ही विध्वंस मचाया, बहुत ही लूटपाट की थी। इसके बारे में वहाँ के जो समकालीन कवि वगैरह थे, लेखक वगैरह थे, प्रेक्षक थे, उसने बताया है। इनमें से एक ने मुगल कोष को जिस तरह से लूटा गया उसका वर्णन नीचे दिया गया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और कुछ अन्य चीजें ले गया, जिनसे कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को किसने लूटा था, तो नादिर शाह ने लूटा था। इसको याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद इधर नीचे कुछ उतना खास नहीं दिया है, यहाँ से देखा जाए। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारंपरिक प्रतिनिधिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परिवर्तित मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे के हाथों में कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फारूक सियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों को अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों के उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपनी शक्तियां प्रबल बना ली। मतलब मुगल सम्राट की जैसे जैसे सत्ता का पतन होता गया वैसे क्या, जो बड़े बड़े सूबेदार और जो जमींदार थे उसकी शक्तियों पे अपना सत्ता जमाते गए, उसकी जगहों पे अपनी अपनी सत्ता को प्रबल करते गए। नेक्स्ट जो अगली चीज है क्या है, राजपूत के बारे में पढ़ना कि राजपूत क्या होते, कौन थे, उनके बारे में। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबा और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे। मतलब बहुत से ऐसे राजपूत जो लोग थे वो कहाँ, जोधपुर के राजघराने में सेवारत थे, कुछ कार्य करते थे वहां पे। उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति थी। उनकी जो जागीर थी वो अपने जागीर पे क्या करते थे, पूरी तरह से घूमकर आनंद ले सकते थे, उनको स्वतंत्रता थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। 18वीं सदी में जो शासक हुए तो उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य के आसपास जितने इलाके थे उस पर विस्तार करने के लिए वो लोग अग्रसर होने लगे, कार्य करने लगे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। बोला कि जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे उन्होंने क्या कि मुगल दरबार में उन्होंने अपना गुटिया फैला दी। मतलब वो अपना उस में अपना विस्तार करने के लिए, राज्य को पाने के लिए उसमें अग्रसर होने लगे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबा के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। जो गुजरात के राजा अजीत सिंह थे इनको गुजरात की क्या मिली, सूबेदारी मिली, और अंबा के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इस पद का नवीनीकरण किया था। अपने वतनों के पास पड़ोसी के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जे करने की कोशिश भी की। जोधपुर राजघराने में नागौर को जीत लिया। जो जोधपुर घराना था उसने क्या किया, नागौर जिले को जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। जो बूंदी राज्य था उसको भी क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया उस पर भी। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी में दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभिनय
ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे रुक गया। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान। यहाँ पे दिखाएगा जो चित्तौड़गढ़ किला है जो राजस्थान में, उसका इमेज में दिखाया गया है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए थे। कई ऐसे राजपूत थे, उन्होंने क्या किया कि पहाड़ी की चोटियों पे किले बनवाए थे। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण इत्यादि हर प्रकार की व्यवस्थाएं थी। हो गया। अगली चीज क्या है, जयपुर के राजा जयसिंह। जो जयपुर के राजा जयसिंह थे उनके बारे में देखा जाए। 1732 के एक फारसी वृत्तांत से राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। जो राजा जय सिंह थे उन्हें लिखा कि 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे और 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उनके पास सेना, तोपखाना वगैरह, भारी मात्रा में धन संपत्ति, धन संपदा, सारी चीजें उनके पास थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। जो उनका विस्तार था नर्मदा नदी से लेकर आगे के इलाकों तक भी फैला हुआ था। अगली चीज क्या है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ इसमें दिया, इसको देख लिया जाए। कई राजपूतों ने मुगलों का अधिराजत्व, इसके बारे में। अधिराज्य तो मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत था जिसे मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। जो मुगल राजपूत वंश ऐसे ही थे, उन्होंने क्या किया, जो मुगलों को चुनौती दी थी। हो गया। उसका नेक्स्ट चीज क्या दी है, आजादी हासिल करना। उसके बारे में देखिए, आजादी को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, कैसे हासिल किया सिखों ने। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। जो सिख थे वो राजनीतिक समुदाय के रूप में क्या हो गए थे, गठित हो गए थे। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। कब की थी, 1699 ईस्वी में। और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसके खिलाफ कई लड़ाई लड़ी गई। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हो गई, 1708 में हुई। बंदा बहादुर ने नेतृत्व में खालसा पंथ की मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़ाकर अपने शासन में सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की थी। 1715 में बांदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। जो बंदा बहादुर था उसको 1715 में बंदी बनाया गया और 1716 ईस्वी में, 1 साल के बाद ही उसको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जाथों में और बाद में मिसलों से संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे। उन्हें गुरु माता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों के राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। ये लोग क्या करते थे कि 20% अपना कर लेते थे और कर के बदले क्या, वहाँ के जो भी इलाके के लोग रहते थे उनकी संरक्षण प्रदान करते थे। चित्र में यहाँ पे दिखाया कि महाराजा रणजीत सिंह की तलवार, यहाँ पे दिखाया कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी तलवार को यहाँ इमेज के माध्यम से दिखाया गया। और ये इमेज किसकी है, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ये जो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी इमेज यहाँ पे दिखाई गई है। ये इमेज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठनों के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। मतलब जो खालसा पंथ था उसने क्या किया, सूबेदार पहले मुगल के जो सूबेदार थे उनके खिलाफ और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ विरोध प्रकट किया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। 1765 में खालसा पंथ के सिक्के गढ़े गए थे।
यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। जो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पे किन के बारे में बात किया है, शिवाजी का रूप चित्रण, यहाँ जो शिवाजी थे उनका रूप चित्रण यहाँ पे किया गया है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। ये हो गया। अगली चीज क्या है, मराठा के बारे में चलिए देखते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 में शक्तिशाली युद्ध परिवार की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने 1627 से लेकर 1680 में एक अस्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। जितने भी कृषक लोग थे, पशुचारक, कुणबी थे, वो लोग मराठ की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायः मुगलों की चुनौती देने के लिए इन सैन्य बलों का प्रयोग किया था। मुगलों को चुनौती देने के लिए शिवाजी ने इनको प्रयोग में लाया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावशाली शक्ति चित पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे महाराष्ट्र मराठा राज्य की राजधानी बन गया। जो पूरे था वो मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया था। जो पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने क्या किया था, संगठन का विकास किया था। उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते। उनकी जो सफलता का राज था कि वो मुगल के वंश के जितने भी किले थे उनसे ये लोग टक्कर नहीं लेते थे। उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोल देते थे। उसके पास में जितने सारे शहर थे, कस्बे थे, उस पर ये लोग हमला बोलते, लेकिन मुगलों के संगठन पे नहीं बोलते थे। और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां पर रसद पाने व कामुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ये हो गया और कुछ नहीं है इसमें। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए हैं। 1730 के दशक तक मराठों नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई। जो मराठा नरेश को दक्कन के जितने सारे प्रायद्वीप थे उनको मान्यता मिल गई थी, अधिपत्य उनका अधिकार हो गया था। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथे और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब में पूर्व बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश तक फैल गई थी। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तरीकों के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठाओं के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अन्य शासकों को कोई समानता नहीं मिली। ये याद आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में हुई थी। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावशाली शासक व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों पर शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और वातावरण को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा ने मराठा अभियान में उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंची। उज्जैन सिंधियों के संरक्षण और इंदौर होलकर से आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरफ से बड़े और समृद्धशाली थे, महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। ये हो गया। अगली चीज क्या है, जाटों के बारे में देखा जाए कि जाट क्या थे,
उन लोगों ने अपने साम्राज्य का किस तरीके से विस्तार किया। जाटों के बारे में देखा जाए, जाट क्या है। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। इन्होंने भी 17वीं 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता बना ली। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण किया। दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर इन्होंने जाटों ने नियंत्रण किया। 1680 के दशक तक आते आते उन प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्रफल होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे और उसे 20,000 सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पौराणिक शैलियों में बनाया गया था। कहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हैं। एक विशाल बाग महल बनवाया गया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं स्तूपों के नमून पर बनाई गई थी। जैसे कि यहाँ इमेज में दिखाया गया 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह इमारतों की छत पर मुख्य सभागार। इसके बारे में, इस महल के बारे में बात की जा रही है। 18वीं शती का जो दीग का राजमहल है उसके बारे में बोला जा रहा है। अगली चीज क्या है फ्रेंड्स, हम लोग की जो क्लास 7th की जो NCERT है इसका लास्ट चैप्टर था, आज फिनिश हो गया। अगली वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, क्लास 8th की जो NCERT है वो उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 6th और क्लास 7th की NCERT की जो प्ले लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में रहेगी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय